चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। लेट्स सी। repairs to plant amounting to 2000 had been charged to plant and machinery account। बड़ा सिंपल है। हमने रिपेयर्स किया तो दिस शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? रिपेयर्स अकाउंट, इजंट इट? मगर हमने कहाँ डेबिट कर दिया? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो गलती से डेबिट किया है उसको उठा के क्रेडिट कर दीजिए, है ना। उठा के क्रेडिट मतलब ऑब्वियस सी बात है आप डेबिट कर चुके हैं, उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और रिपेयर्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो गई? रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। गॉट इट? समझ में आई बात? ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं। wages paid to firms workmen for making certain addition to machinery amounting to 1340 were debited to wages account। ये भी आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एडिशन टू मशीनरी यदि आप कर रहे हैं, मशीनरी का एक्सटेंशन कर रहे हैं या किसी भी फिक्स एसेट का एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो दिस शुड बी डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, मगर हमने किसको डेबिट कर दिया? वेजेस अकाउंट को। अब वेजेस को क्रेडिट कीजिए और मशीनरी को डेबिट कीजिए। आई बात समझ में? तो मशीनरी टू वेजेस, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। आप इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इतने क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अब आपको इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए राइट रॉन्ग रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये इजी ट्रांजैक्शंस हैं। A check for ₹7,500 received from Sandesh was credited to account of Ramesh। ये भी हालांकि सिंपल है, ये भी आपको ऐसे ही बन जाना चाहिए, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ इसको। हमको चेक मिला तो हमें एंट्री कर दी बैंक टू, करनी चाहिए थी रिसीव फ्रॉम संदेश, तो हमने लिख देना था संदेश ऐसे, है ना। मगर हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया was credited to the account of रमेश। we wrote बैंक टू रमेश। अभी इसको रिवर्स करते हैं, चलिए। तो रमेश टू बैंक, तो बैंक बैंक कैंसिल, एंट्री हो जाएगी रमेश टू संदेश। इसको ऐसे भी देख लो, बिना राइट रॉन्ग रिवर्स के भी। दिमाग लगाइए। आपने गलती से रमेश के अकाउंट को क्रेडिट किया, उसको उठा के डेबिट कर दो। तो रमेश को डेबिट किया और संदेश को क्रेडिट कर दो, जिसको नहीं किया था। गॉट इट? सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 7,000 रिटर्न बाय प्रतीक वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। हमें गुड्स क्या है? प्रतीक ने रिटर्न किए, हमने अपने पास ले भी लिए, मगर उसकी एंट्री करना भूल गए। तो कौन सा रिटर्न है ये? प्रतीक ने हमको रिटर्न किया है, मतलब हमने गुड्स बेचे होंगे, तो कौन सा रिटर्न कहलाया? सेल्स रिटर्न। एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न टू प्रतीक। बस ये एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है। सेल्स रिटर्न टू प्रतीक, दिस शुड बी द एंट्री डन। ठीक है। आगे भी है। Goods costing ₹5,000 were purchased for various members of the staff and the cost was included in purchase। ओके, आपने क्या किया? काफ़ी सारे कुछ स्टॉक कुछ गुड्स खरीदे, ठीक है, बेचने के लिए नहीं, स्टाफ को देने के लिए, स्टाफ को सैलरी के रूप में देने के लिए। आगे देखो लिखा हुआ है A similar amount was deducted from the salaries of staff member concerned and the net payment to them debited to salaries account। समझने की कोशिश करना, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि पहली बात तो आपको याद है, एक चीज़ अभी ध्यान रखिएगा कि जब हम हमारे स्टाफ को सैलरी में कैश देते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सैलरीज टू कैश। चेक से दिया तो सैलरीज टू बैंक, और यदि सैलरीज में हमने उनको गुड्स दे दिए तो क्या लिखते हैं? सैलरीज टू परचेसेस। याद है ये बात? ठीक है। अभी नहीं भी याद है तो लॉजिकल है, जैसे हम चैरिटी में देते हैं, एडवर्टीजमेंट में गुड्स दे दिए तो भी क्या लिखते हैं? चैरिटी टू परचेसेस, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। वैसे ही सैलरी में दे दिया तो सैलरी टू
परचेजेस, दैट इट इज दैट सिंपल। तो हुआ क्या कि 5,000 के हमने स्टॉक खरीदे और उसको परचेजेस में लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जब आपने अपने स्टाफ को सैलरी दिया तो वो जितने गुड्स आपने दिए हैं वो उसमें से उनकी सैलरी में से डिडक्ट करोगे और बाकी सैलरी आपने दे दिया। समझ में आ रही है? देखो, अ सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ मेंबर कंसर्न एंड द नेट पेमेंट्स टू देम डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। फॉर एग्जांपल, आपको देना था 50,000, समझने की कोशिश करना है स्टाफ को। 5,000 के आपने गुड्स खरीदे थे, तो आपने क्या किया, 5,000 के गुड्स तो दे ही दिए थे, माइनस किया आपने 5,000 और लिखा है deducted from the salaries of the staff member concerned and the net payments to them debited to salary account। तो net payment कितना हो गया, 45,000। तो हमने ये क्या कर दिया, ये सैलरी अकाउंट में लिख दिया। मतलब हमने लिख दिया सैलरीज 45,000 टू कैश, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया, चलो ठीक है, वो लिख दिया, उससे मतलब भी नहीं है अभी। मतलब इस बात से है कि ये जो 5,000 रुपए के गुड्स दिए इसकी तो एंट्री नहीं की, इसकी भी तो एंट्री करनी चाहिए थी ना। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर थोड़ा भी किसी को डाउट है तो ध्यान से देखिए, अब अच्छे से पढ़िए एक बार फिर से। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर परचेज फॉर वेरियस मेंबर ऑफ स्टाफ एंड कॉस्ट वॉज इंक्लूडेड इन द परचेजेस। गुड्स खरीदे स्टाफ के लिए, ये उसको परचेजेस में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ सिमिलर अमाउंट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न एंड द नेट पेमेंट टू देम। और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो हमने कहाँ कर दिया, सैलरीज को डेबिट कर दिया। तो सैलरीज को मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ये बचा हुआ अमाउंट नेट पेमेंट। मगर जो हमने उनको गुड्स दिए हैं उसकी भी तो एंट्री करना बाकी है ना, उसकी एंट्री तो हमने अभी अभी बताया, क्या होती है, सैलरीज टू परचेजेस। ये लिखा इस तरीके से है कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। लैंग्वेज यूज्ड इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हो गया सैलरीज टू परचेजेस, दिस इज द एंट्री। क्लियर है? ठीक है, ये केवल समझाने के लिए बताया, इसको लिखना नहीं है ना, ये भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री यही रहेगी। चलो, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन फॉर ₹1,70,000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज परचेज फ्रॉम मोहन। ओहो, क्या गलती की है, हमने क्रेडिट परचेज किया ओल्ड मशीनरी का, ठीक है, तो हमें क्या लिखना चाहिए था, मशीन टू सोहन 1,70,000, ठीक है, दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। was entered in the purchase book as purchase from मोहन, मगर हमने उसको क्या लिख दिया, हमने लिख दिया purchases to मोहन। गलती पे गलती पे गलती, देखिए कितनी सारी गलतियां हैं, तीन गलतियां हैं। पहली गलती मशीनरी की जगह परचेज, दूसरी जगह सोहन की जगह मोहन, तीसरी गलती 170 की बजाय 710, है ना। चलो, ये रॉन्ग एंट्री है, चलिए इसको रिवर्स करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को कि सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा, इतना बता दो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सस्पेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर इस नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? बेटा रॉन्ग एंट्री देखो ना, रॉन्ग एंट्री देखते ही साथ पता चल जाता है सस्पेंस आएगा नहीं आएगा, कितने से आएगा, किधर आएगा, सब पता चल जाता है। नहीं आएगा यहाँ पे, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल। अभी क्या करते हैं इसको, चलो रिवर्स, क्या करना है, मोहन टू परचेजेस कितना, 710, ठीक है। अभी क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो अभी क्या हो जाएगा, चारों अकाउंट्स अलग अलग हैं, देखो मशीन कहीं नहीं है, सोहन कहीं नहीं है, मोहन कहीं नहीं है, परचेजेस कहीं नहीं है, केवल एक ही जगह है। तो अभी क्या करना है, मशीन 170, ठीक है, डेबिट, मोहन 7,10,000 डेबिट, एक जीरो ज़्यादा लग गया, हाँ, टू सोहन 170, ठीक है, टू परचेजेस 710। क्लियर है? सिंपल है ना। पर स्टेप बाय स्टेप चला करो, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो इसको रब कर दूं पहले मैं।
Debit and credit total of discount column in the cash book which come to 400 and 370 respectively have not been posted to discount account. Discount account में posting नहीं हुई है. डिस्काउंट डेबिट क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, दोनों को नहीं लिखा गया है. तो लिख दो ना, ये लिख देंगे हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना है 400 टू डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 370 लिख दिया. मगर इतने में क्या चल जाएगा? अरे नहीं ना चलेगा, सस्पेंस भी तो लिखना पड़ेगा ना, इक्वल होना चाहिए एंट्रीज. तो ये आ गया आपका सस्पेंस 30 रुपीज. ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है. क्या बोल रहा है देखो फिर से, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ. डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक व्हिच कम टू 400 and 370 रिस्पेक्टिवली हैव नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट. नहीं लिखा है तो लिख दो. डेबिट में डिस्काउंट अलाउड लिखा, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव लिखा, जो जगह बची, जो स्पेस है ना, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है तो क्या लिख दिया, सस्पेंस. ठीक है, चलो तो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में. बाय बाय.